नमस्कार दोस्तों, ईरान के नेवी कमांडर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान के नेवी कमांडर ने यह कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि है, इसको हम ब्लॉक कर देंगे। यहां से हम इसको ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। यहां पर फिर जो व्यापार होता है, जो ट्रेड हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो ईरान के नेवी कमांडर का बहुत बड़ा बयान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि को ब्लॉक करने की बात की गई है। आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और युद्ध अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन होने की कगार पर है। इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया था। 7 ईरान के कमांडर मारे गए थे, 7 बड़े ऑफिसर मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने यह कहा था कि हम बदला लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, वापस से हम इसका बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे 48 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन 48 घंटे कब के गुजर गए, ऐसा देखने को मिलता तो नहीं है। और अब जो ईरान है, ईरान के नेवी कमांडर ने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे। क्या ईरान इतना सक्षम है कि इसको ये ब्लॉक कर दे? और अगर ब्लॉक कर देगा, इतनी नेवी अगर इसकी स्ट्रांग है, तो फिर पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा, स्पेशली भारत को, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा व्यापार इसी एरिया से होता है। भारत सारा का सारा डिपेंडेंट है इन देशों के ऊपर क्रूड ऑयल या कच्चा तेल खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि स्ट्रेट शब्द होता क्या है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होता है, या इस्तुमस स्थल संधि क्या होती है। ये जो जल डमरू मध्य होता है, स्थल डमरू मध्य होता है, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं। स्ट्रेट का मतलब होता है पानी का एरिया, जल संधि का मतलब होता है पानी का एरिया, जल डमरू मध्य का मतलब होता है पानी का एरिया, जो दो बड़े पानी के भागों को जोड़ता है, दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको कहते हैं हॉर्मुज जल संधि। ये पर्शियन गल्फ को जोड़ने का काम करती है गल्फ ऑफ ओमान से। और इसी को जल संधि को हम एक और नाम से जानते हैं, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आकृति बनी है, कैसे बनी है, डमरू जैसी बनी है। एक यहां पर आपको जल संधि मिल जाएगी, ये स्ट्रेट मिल जाएगी बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब रेड सी को जोड़ती है, किससे, गल्फ ऑफ एडम को। तो ये जल संधि दो पानी के एरिया को जोड़ रही है, गल्फ ऑफ एडम को रेड सी से जोड़ रही है। ये एक डमरू जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपने स्ट्रेट ऑफ डोवर का नाम सुना होगा। स्ट्रेट ऑफ डोवर ये जल संधि है, ये दो पानी के एरियाओं को जोड़ती है। देखिए इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, किससे, नॉर्थ सी से उत्तरी सागर को। ये एक डमरू जैसी आकृति बन गई। फिर आपने पाक स्टेट का नाम सुना होगा, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। ये बे ऑफ बंगाल को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, पाक की खाड़ी या पाक बे से जोड़ता है, तो एक डमरू जैसी आकृति है। तो स्टेट जल संधि का मतलब होता है जल डमरू मध्य, दो पानी के एरियाओं को जोड़ना, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना। लेकिन साथ में इसकी एक और परिभाषा है, दो जमीन के एरियाओं को सेपरेट करती है, अलग करती है। अगर ये पानी के दो एरियाओं को जोड़ रही है, तो इन दो जमीन के एरियाओं को भी तो अलग कर रही है। यूएई को अलग कर रही है, किससे, ईरान से। अगर ये दो पानी के बड़े एरियाओं को जोड़ रही है गल्फ ऑफ एडम को रेड सी से, तो फिर ये जमीन के दो बड़े एरियाओं को भी तो अलग कर रही है। अफ्रीका को अलग कर रही है, किससे, यमन से। अगर ये पानी के दो बड़े एरियाओं को, वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो साथ में ये जो जमीन के दो बड़े टुकड़े उनको अलग भी तो कर रही है। जैसे इंग्लैंड को, ये ब्रिटिश आइलैंड को अलग कर रही है यूरोप से। अगर ये पानी के दो बड़े एरियाओं को जोड़ रही है, तो फिर जमीन के दो एरियाओं को बड़ा भी तो अलग भी तो करेगी। इंडिया को अलग कर रही है श्रीलंका से। तो स्ट्रेट जल संधि या जल डमरू मध्य आकृति बनने की वजह से इसको जल डमरू मध्य कह देते हैं। ये काम करती है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है। ये कनेक्ट करते हैं दो बड़े पानी के भागों को, साथ ही दो बड़े जमीन के भागों को अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है। और इसका जस्ट उल्टा एक शब्द होता है इस्थुमस या स्थल संधि या स्थल डमरू मध्य। ये क्या काम करता है, ये दो जमीन के एरियाओं को कनेक्ट करने का काम करेगा। इसका जस्ट अपोजिट है, स्टेट का जस्ट उल्टा होता है इस्थमस। इसको कहते हैं जल संधि, इसको कहते हैं स्थल संधि। ये जल के दो बड़े एरियाओं को जोड़ता है, पानी के दो बड़े एरियाओं को जोड़ता है, तो इसका नाम है स्थल संधि। ये जमीन के दो बड़े एरियाओं को जोड़ेगा, और इसलिए इसको हम कहेंगे स्थल डमरू मध्य। तो दो जमीन के एरियाओं को कैसे, जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपको जमीन को जोड़ने के लिए पनामा इस्थमस मिल जाएगा, पनामा स्थल संधि या पनामा स्थल डमरू मध्य। इसको आप देखो तो ये डमरू जैसी आकृति बनती हुई दिखा देती है, तो इसको स्थल डमरू मध्य भी कहा जाता है, स्थल संधि भी कहा जाता है। दो बड़े भागों को जमीन के जोड़ता है। इधर आप देखोगे तो यहां पर आपने स्वेज का नाम सुना होगा।
स्वेज स्थल संधि है, स्वेज इस्थुमस है, इस्थुमस ऑफ स्वेज, ये आपके किसको, अफ्रीका को जोड़ रही है, किससे, मिडिल ईस्ट से। तो फिर से ये एक डमरू जैसी आकृति बन गई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये फिर से एक डमरू जैसी आकृति बन गई। तो ये जो इस्थुमस होता है, ये जो स्थल संधि होती है, इसका मतलब ये था कि दो जमीन के भागों को कनेक्ट करना, जोड़ना, दो जमीन के भागों को कनेक्ट करना, जोड़ना। साथ ही फिर इसकी एक और परिभाषा बननी चाहिए, तो फिर पानी के दो एरियाओं के अलग अलग भी करेगी। पानी के दो एरियाओं को अलग अलग कैसे करेगी, जैसे यहां पर देखो, इसने दो जमीन के एरियाओं को तो जोड़ दिया, तो फिर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। इसने अफ्रीका को जोड़ दिया किससे, मिडिल ईस्ट से, तो फिर ये लाल सागर को अलग करती है किससे, भूमध्य सागर से अलग करती है। तो सिंपल से सिंपल परिभाषा है, स्टेट जल संधि या जल डमरू मध्य का मतलब होता है पानी के दो बड़े एरियाओं को जोड़ना, टू वाटर बॉडीज को जोड़ना, या हम दूसरी परिभाषा इसकी ये बोल सकते हैं, दो जमीन के बड़े एरियाओं को अलग करना, टू लैंड बॉडीज को सेपरेट करना। इसका जस्ट उल्टा होता है इस्थमस, स्थल संधिया, स्थल डमरू मध्य। इसका मतलब होता है दो जमीन के एरियाओं को कनेक्ट करना, जोड़ना, और दूसरी इसकी परिभाषा होती है दो जड़ के एरियाओं को, वाटर बॉडीज को अलग अलग करना, सेपरेट करना। ये आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आप अपने टॉपिक पर आते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला जो है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये कनेक्ट करती है पर्शियन की खाड़ी को किससे, गल्फ ऑफ ओमान से। और यहीं से सारा का सारा पूरी दुनिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का कार्गो यहीं से गुजरता है, क्योंकि यहीं पर आपको सारे के सारे बड़े देश दिख जाएंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ओमान दिख जाएगा, यहाँ पर आपको यूनाइटेड अरब अमीरात दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिख जाएगा, यहाँ पर आपको कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे के सारे पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश हैं। और पूरी की पूरी दुनिया का लगभग 24% कार्गो या 25% कार्गो, 25% से आसपास जो पूरी दुनिया का व्यापार होता है वो इसी रूट से होता है। अगर ईरान इसको ब्लॉक करने में सक्षम हो जाता है तो फिर ये दुनिया के लिए एक अलार्म है। अगर भारत की सिचुएशन की बात करें तो देखो, भारत अपना 85% जो क्रूड ऑयल है ना बाहर से एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल कच्चा तेल नाम मात्र में निकलता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो भारत यहाँ से बिल्कुल 85% पूरी दुनिया से हम कलेक्ट करते हैं, और ज्यादातर जो देश यहीं से कलेक्ट करते हैं। हम यूएई से खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं, कतर से खरीदते हैं, ईरान से खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं। इन सभी देशों से भारत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल खरीदता है। अगर ये ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो सबसे ज्यादा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। भारत को तो भुगतना पड़ेगा, साथ में पूरे विश्व को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गिने चुने देश हैं जिनमें ही क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है। और अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, ईरान इतना कर पाने में सक्षम हो जाता है, वैसे ऐसा होगा कभी नहीं, क्योंकि ईरान अगर ऐसा कर देता तो पूरी दुनिया ईरान के ऊपर टूट के पड़ेगी, पूरी दुनिया से ईरान की दुश्मनी हो जाएगी। और ईरान बोला जरूर है, धमकी जरूर दी, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, वरना पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। क्योंकि चाइना का भी ज्यादातर व्यापार यहीं से होके जाता है ना, और इधर आप देखो पाकिस्तान का भी व्यापार यहीं से होके जाता है, तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ये ब्लॉक हो भी जाता है तो फिर क्रूड ऑयल का क्राइसिस आएगा। ये गल्फ कंट्रीज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, तेल का एक्सपोर्ट करते हैं, तेल को निर्यात करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, ब्लॉक हो जाती है, तो फिर आपको ऑयल, क्रूड ऑयल का क्राइसिस देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल के दाम चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक बात हमें और समझनी होगी कि ऐसा ईरान कर क्यों रहा है, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि ये जो इजराइल नाम का देश है, इजराइल है यहाँ पर, इजराइल के और यूएई के बड़े बहुत ही बढ़िया संबंध है, इजराइल और यूएई की बहुत बढ़िया संबंध है। तो इसको ऐसा शक है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा है, इसको ऐसा शक है कि इजराइल यहाँ यूएई में बैठकर मेरी जासूसी करता है, मेरा ध्यान रखता है, और भविष्य में ये हमारे ऊपर अटैक करके मुझे खतरा पहुंचा सकता है। तो एक शक है, सस्पेंस के आधार पर इसने ये कहा है कि इजराइल जो कि मेरा दुश्मन है, वो यहाँ पर यूएई के कोने पर जाके बैठ गया है, यहाँ पर यूएई के साथ उसके अच्छे संबंध है, इसलिए वो भविष्य में मुझे खतरा पहुंचा सकता है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो ऐसा वैसे होगा नहीं, बेफिक्र रहो। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया से ईरान को दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, और ईरान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो भारत को इससे सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का तो ज्यादातर इंपोर्ट है वो इन्हीं देशों से भारत आयात करता है, क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।